हाँ जी स्टूडेंट, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार वॉइस चेक कर लीजिए कि वॉइस क्लियर है आप सभी स्टूडेंट को एकदम। देन आगे हम फर्दर प्रोसेस करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। एक बार वॉइस चेक कर लीजिए। आज न्यू चैप्टर, न्यू सब्जेक्ट, एकदम स्टार्टिंग से। आज फर्स्ट क्लास है, स्टार्ट करेंगे और अच्छे से भी एंड करेंगे। तो एक बार फटाफट से आप बता दीजिए कमेंट में कि सर वॉइस एकदम अच्छे से क्लियर है। तो गो अहेड, आगे हम बढ़ जाएं फिर इस लुक को लेके। बताइए फटाफट कमेंट में। यस सर, ओके आगे बढ़ते हैं। हमारा आज जैसे कि यूनिट नंबर 3, हमारे 5 यूनिट थे जिसमें से हम पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं वो नंबर 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम यूनिट 3 से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजन। और उसमें से एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज लीवरेज। लीवरेज क्या होता है? बेसिकली ये पूरी डिस्कशन हमारे थ्रू आउट द पूरे चैप्टर में जो भी हमने एज अ टाइम शेड्यूल रखा हुआ है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा लेके चलेंगे। और आज हमारा लीवरेज चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो लीवरेज क्या है, नहीं है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो सारी बातों को हम देख लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। पहले देखो, मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका, पहले मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा और पहले पूरा का पूरा इसका बैकग्राउंड अच्छे से हम समझ लेंगे। फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे ना तो हमें चीजों को रिलेट कर पाएंगे कि भाई सर ने प्रैक्टिकल में ऐसे हुआ था तो वही बातें थ्योरी में लिखी है। इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट की सबसे खास बात क्या है? थ्योरी थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसका लैंग्वेज बहुत ही टिपिकल दिया होता है। तो अगर आप पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूं थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल, तो थ्योरी तो समझ लो ना के बराबर ही समझ में आएगा। और एकदम न्यू सब्जेक्ट्स हैं। और आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया भी था कि हमें अकाउंट्स के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो कि अलग अलग जगह पढ़ाया जाता है, जिसमें से वन ऑफ दीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में ना, वैसे तो आपको पता चल जाता है बाद में चल के आगे पढ़ते हो, तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको एफएम के नाम से बहुत पॉपुलर रहता है और हम इसे एफएम ही बोलेंगे आगे चल के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एफएम बोलेंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया लीवरेज का, मैं पहले एक बार थ्योरी को आपको थोड़ा सा समझाता हूं। हालांकि ये थ्योरी जो है मैं बाद में समझाऊं ना न्यूमेरिकल के बाद तो अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी कोशिश करते हैं, या फिर मैं बाद में ही समझाऊंगा, छोड़ो हटाओ, इसको हम बाद में ही कर लेंगे। क्या थ्योरी गिवन है, क्या क्या चीजें गिवन है और किस तरीके से क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सर लीवरेज के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ने वाले हैं। देखो लीवरेज ना, लीवरेज चैप्टर के अंदर आपको 3 कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होगा और 3 ही बातें इसके अंदर हैं। यानी लीवरेज विल बी, होता क्या है अभी थोड़ी देर बाद, पहले क्या क्या बातें पढ़ेंगे वो मैं बता दूं। लीवरेज के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ने वाले हैं हम ऑपरेटिंग लीवरेज, एक पढ़ने वाले हैं हम फाइनेंसिंग लीवरेज, और एक पढ़ने वाले हैं हम कंबाइन लीवरेज। सर एग्जाम में क्या ये चैप्टर, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एक कंसर्न रहता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इस चैप्टर से? 100% पूछा जाता है। आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है, आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है। और ये चैप्टर हमारा लगभग लगभग 10 से लेके 12 नंबर के बीच का ये चैप्टर हमसे पूछा जाता है। कई बार 15 नंबर का भी आ जाता है, डिपेंड सिचुएशन। मतलब 10 का तो पूछ ही लेते हैं उसमें से, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 जो यूजुअली प्लेस होता है यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो एक है ऑपरेटिंग लीवरेज, एक है फाइनेंसिंग लीवरेज, एक है कंबाइंड लीवरेज। सर ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें लीवरेज क्यों सिखाया जा रहा है और एफएम क्यों पढ़ाया जा रहा है? लास्ट क्लास में आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि एफएम इसलिए पढ़ाते हैं कि फाइनेंस को कैसे मैनेज कर पाए। इसका चैप्टर का जो यूनिट का नाम है क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी हम एक फैसला लेंगे और डिसीजंस किस चीज का लेते हैं हम, कि भैया हम सेल्स के साथ क्या करें, सेल्स को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, सेल्स को नॉर्मल ही रखें, क्या करें हम सेल्स के साथ।
क्या हम लोन लेके आगे अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करें या नहीं करें, तो उन सभी बातों पे यहाँ पे चर्चा होगी इस वाले टॉपिक के अंदर। लीवरेज अगर मैं बताऊं ना, तो सिंपली आपको एक मैं सिंपल से कॉन्सेप्ट से समझाता हूं ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जाता है। आपने एक इसी तरीके से गेम होता था जिसे सी सॉ गेम करके बोलते थे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि अगर इधर मैं एक ऐसे पर्सन को बिठाऊं जो कि काफी हल्का है वजन में, और एक इधर पर्सन को मैं बिठाऊं जो कि काफी मोटा है वजन में, तो हल्के वाला पर्सन ना इस मोटे वाले पर्सन को उठा पाता था। इसमें यही था कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसा थोड़ी है इस गेम के अंदर दोनों साइड, क्यों हल्के वाला पर्सन मोटे वाले को उठा लेगा। सही तो बोल रहा हूं मैं? हाँ, नहीं मोटा नहीं होगा, देखो दोनों उठा सकते हैं। कह रहे हैं बच्चे के मोटा भारी होगा, अगर मान लो अगर मोटे वाला भारी हुआ तो हमेशा हल्का वाले तो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा कभी जिंदगी में क्या वो। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कम एफर्ट, हल्के वाले के पास कम ताकत होने के बाद भी उससे हैवी मोटे वाले को वो उठा पा रहा है। अब मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, एक नट बोल्ट है, आपको मैं खोलने के लिए दूं, आप नहीं खोल पाओगे, और अगर मैं पेचकस दे दूं फट से खोल दोगे आप। तो इसका मतलब यहां से क्या समझ पा रहे हो कि हम अपना ह्यूमन मतलब एक टेक्निकल ऐसा हमने पॉइंट ढूंढा, टेक्निकल ऐसा हमने मतलब कि रास्ता ढूंढा जिससे कम एफर्ट लगा के भी ज्यादा। तो ये क्या कर रहा है कि मान लेते हैं सेल्स और प्रॉफिट, बताओ सेल्स का नंबर ज्यादा होगा कि प्रॉफिट का नंबर ज्यादा होगा? ऑलवेज सेल्स का नंबर ज्यादा होता है, प्रॉफिट उससे कम होता है। मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि जो हल्के वाला पर्सन है इसके पास लीवर लगा के उठा सकता है। आप सिंपल सा एक और एग्जांपल सुनो, आपने हैंड पाइप देखा होगा, लीवर वर्ड वहीं से आया है, हैंड पाइप के वहां से। हैंड पाइप देखा है जिसको हम बर्मा भी बोल देते हैं, हैंड पाइप भी बोल देते हैं। अगर मान लो उसके अंदर जो पेच लगा होता है, हम ऐसे करके चलाते हैं, है ना, इस तरीके से चलाता है, अगर उसके पेच निकाल दो और बोलो हाथ से ऐसे करके खींच के पानी निकालो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके अंदर जो वो हैंडल लगा होता है, हैंडल को दबा के तुरंत पानी निकाल लेते हो। तो वो बेसिकली एक टूल्स है जिसकी मदद से आप भारी काम को आसानी से कर पा रहे हो। सेम यहां पे मैं अपने सेल्स के अंदर सिर्फ 10% बदलूंगा, इसको इससे कोऑर्डिनेट करना। मैं अपने सेल्स में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10% बदलूंगा, भाई प्रॉफिट भी कितना बढ़ना चाहिए? 10 ही बढ़ना चाहिए, लेकिन रिजल्ट पता है क्या होगा? प्रॉफिट 70% बढ़ जाएगा। सर ऐसा कैसे हो रहा है? फिक्स कॉस्ट। ऐसा कैसे हो रहा है? फिक्स कॉस्ट। इसी का तो हम यहां पे रिलेशन समझेंगे कि कब हमें कितना सेल्स बढ़ाना है जिससे कि हमारे प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप समझना। देखो जैसे मान लो आप अभी थोड़ा सा मान लो कि हमारा सेल्स 100 रुपए है, ठीक है, और मेरा फिक्स कॉस्ट है मान लेते हैं एंड वेरिएबल कॉस्ट, दो कॉस्ट मिला के बनता है। मैं अभी चार्ट पे भी चलूंगा तो दो कॉस्ट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 50 रुपए है और ये मान लेते हैं 40 रुपए। तो प्रॉफिट कितना है मेरा? 10 रुपए है। अब मान लेते हैं मेरा सेल्स कितना हो गया? 110। सेल्स कितना बढ़ाया मैंने बताओ? 10 रुपए बढ़ाया। 10 रुपए का मतलब परसेंटेज टर्म्स में कितना बढ़ाया? 10% बढ़ाया। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा, ये तो नहीं बदलता भाई। वेरिएबल को 40 की जगह पे मान लेते हैं कि 45 हो जाएगा। और अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 10 से 15। कितने परसेंट बढ़ा प्रॉफिट? जवाब दो, कितने परसेंट प्रॉफिट बढ़ गया? आप खुद ही इस एग्जांपल को देख के कह रहे हो कि सर आपने सेल्स तो 10% बढ़ाया, लेकिन प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 50%। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में हम समझाने वाले, इसका मेन फैक्टर पता है कौन है? ये फिक्स कॉस्ट। मेन फैक्टर कौन है? फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये कांस्टेंट फिक्स रहने वाला है। तो हम क्या समझते हैं कि हम कम एफर्ट लगा के, बहुत कम, यानी एफर्ट कितना लगाया आपने, मेहनत कितने परसेंट बढ़ाने में करी? सेल 10, लेकिन प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 70% हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। यानी सेल्स इंक्रीज बाय 10%, प्रॉफिट इंक्रीज बाय, ठीक है ना। तो लार्ज चेंज इन प्रॉफिट आ गया। तो लीवरेज यही है कि हम कम एफर्ट लगा के ज्यादा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। वो किस वजह से होता है? इसका मेन रीजन मैंने क्या बताया अभी आपके सामने है कि फिक्स कॉस्ट है। समझ में आई? फिक्स कॉस्ट। तो इसी को अलग अलग स्टेजेस पे हम चेक करते हैं कि कौन से स्टेजेस है। तो इसको 3 स्टेजेस में बांट दिया गया है। एक पहला कौन सा बांटा है? ऑपरेटिंग लीवरेज। दूसरा कौन सा बांटा है?
फाइनेंसिंग लीवरेज और तीसरा कंबाइंड लीवरेज बांटा है। इसको बेसिकली हम डिग्री भी बोल देते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो हमने देखा कि भैया हमारे 3 टाइप के लीवरेजेस हैं। लीवरेज का मतलब कम एफर्ट लगा के ज्यादा चीजें, इसको रिलेशन को हमें समझना है। यहाँ पे बड़ा आसान चैप्टर है, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा 1-2 मिनट ऐसा लगेगा, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो लगेगा बस इतना ही करना है। इसको हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी कह देते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में, और ये एग्जाम में भी आ जाता है, जिसको DOL भी बोल दिया जाता है, DOL शॉर्ट फॉर्म में, और ये पॉपुलर है, क्वेश्चन पेपर में भी DOL बोल देते हैं वो। और ऐसे ही डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को बताओ शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, D और F और L बोल देंगे, फाइनेंसिंग लीवरेज FL। इसको क्या बोल देंगे बताओ, इसको क्या बोल देंगे, DCL शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में, तो इसमें सबसे मेन मुद्दा जो होता है ना, इसमें सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट। और इसमें जो मेन पॉइंट होता है ना, उसका मेन पॉइंट होता है इंटरेस्ट। और इसमें जो मेन पॉइंट होता है ना, ये कंबाइन है, तो इन दोनों को कंबाइन करके बनता है। यानी मैं अगर बताऊं आपको, DCL इज इक्वल टू DOL प्लस इंटू DFL, ये फॉर्मूला बन जाता है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे, अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूं थोड़ा सा। तो इसका मतलब देखा जाए तो इसका मेन पॉइंट क्या है, फिक्स कॉस्ट। इसका मेन पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट। यानी इसके अंदर देखा जाए तो किसका इंपैक्ट रहेगा, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों का ही, ठीक है ना। इससे पहले हम बात कर रहे थे प्रॉफिट का, सेल्स का। तो एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने प्रॉफिट या सेल्स को डिटरमाइन करती है, पहले वो जानना जरूरी है। इस चैप्टर को भूल जाइए कि क्या सीखेंगे अभी इस चैप्टर में। फिलहाल मैं वो चीजें सिखा रहा हूं जिससे कि प्रॉफिट और सेल्स, हालांकि बहुत आसान चीजें हैं, उसको देख के आपको लग सकता है सर ये तो हमें पहले से ही पता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, या फिर जिनको याद नहीं होगा, तो मैं बस उनको याद दिलाने देता हूं। सर रिकॉर्डेड क्लास यू बैक बट लाइव क्लास यू लुक फॉरवर्ड, रिकॉर्डेड क्लास यू बैक बट लाइव क्लास, समझा नहीं मैं क्या बात कर रहा हूं। सर हाय, बाद में रिकॉर्डेड मिलेगी उसमें देखेंगे। हाँ देखो, मैंने तो कहीं रखा है कि भैया, शायद जो पूछ रहे हो आप लाइव में, मुझे तो पता ही है कि आप लाइव में जो देखोगे वो रिकॉर्डेड मिलेगा। सारा जो प्रोसेस हमने क्लास नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया बिल्कुल वैसे ही चलने वाला है, ठीक है। आइए एनीवेज, तो हम आपको क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले सिखाना चाहता हूं लीवरेज के अंदर, और वो सबसे मेन मुद्दा होगा, और यहां बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ये मैं पूरे थ्रू आउट द सब्जेक्ट के अंदर लेके चलूंगा, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। इनकम, और अब देखो एक चीज और भी ध्यान रखना, जितने भी ये लीवरेजेस वगैरह हैं, ये सब हम चैप्टर जितने भी पढ़ेंगे एफएम के अंदर, एफएम का ज्यादा इस्तेमाल पता है कहां पे होता है, कंपनी के अंदर होता है। छोटे मोटे दुकान लेवल पे नहीं होता है इसका इस्तेमाल। बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनी, एमएनसीज कंपनी, ये सब बड़े इसके यूज करते हैं और इसके ऊपर अपनी कंपनी के डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, वेदांता ग्रुप था, जो कि अनिल अग्रवाल उसके फाउंडर हैं, उनके शेयर्स का डीमर्ज हुआ है। डीमर्ज का मतलब टुकड़ों में बांट दिया गया, उनसे उनको बड़ा फायदा मिला है। तो ये सारे कंपनी के अंदर लेते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, आइए। जिसने इनकम स्टेटमेंट आता है लेकिन थोड़ा सा और पेशेंस रख के समझ लिया, मान लो उसको चैप्टर का काफी हद तक बहुत सारे पॉइंट्स आ गए समझ में, मान लो, फिर उसमें कुछ ज्यादा मतलब कि ऐसा परेशानी वाली बात ही नहीं है। आ जाइए, और आप जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही करना है आपको एग्जाम में भी। पर्टिकुलर अमाउंट, इनकम स्टेटमेंट बिना सेल्स से हो ही नहीं सकता स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। नाउ सेल्स जो आपको गिवन हो सकता है, किस में हो सकता है, मान लेते हैं यूनिट में गिवन हो कि
1000 यूनिट बेचे, 2000 यूनिट बेचे, हम हर टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। या हो सकता है कि आपका रुपीस में गिवन हो, जैसे कि मैं बोलूं 5 लाख का सेल्स, 10 लाख का सेल्स। इसके बाद अगर मैं देखूं तो और सेल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे परसेंटेज में तो नहीं होगा, ये 2 ही गिवन होगा। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वैसे एक्स लिखता था लेकिन एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया सर, 1000 ले लिया, 1000 रुपए का हमने सेल किया, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम पता है क्या माइनस करते हैं, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कैसे हो सकता है सर? हो सकता है यूनिट के टर्म्स में हो, इतने यूनिट इतने रुपीस के हिसाब से। हो सकता है आपका रुपीस के टर्म्स में गिवन हो, और या हो सकता है आपका किस टर्म्स में गिवन हो, परसेंटेज में। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि हर एक यूनिट के मतलब जितने भी सेल्स करेंगे अगर बढ़ जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, और घट जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि सर एग्जांपल में मान लेते हैं कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट किसी का 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से है, और अगर मैं यहां पे सेल्स करता हूं, सपोज करो 100 यूनिट, तो मेरा जो खर्चा आएगा वेरिएबल कॉस्ट का 200 आएगा, और अगर मैं 200 यूनिट बेच दूंगा तो मेरा वेरिएबल का कॉस्ट ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, ये 2 रुपए के हिसाब से है, 2 रुपए के। 200 यूनिट है तो कितना हो जाएगा हमारा 400। तो देख रहे हैं जैसे जैसे सेल्स हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा। अगर मैं पूछूं मैं 10 यूनिट बेचता हूं तो आप बोलोगे सर 10 इंटू में 2 20 रुपए होंगे, तो घट जाएगा, तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे मान लेते हैं परसेंटेज के टर्म्स में भी हो सकता है। कैसे सर? मैंने बोला 30% है मेरा वेरिएबल कॉस्ट, तो 30% कितना हो गया 300 रुपए। 30% कितने हो गए हमारे 300 रुपए। अब वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही माइनस करोगे एक हेडिंग जनरेट होगी, इस हेडिंग को आपको याद रखना है, जो कि हमारा 700 निकल के आया। हालांकि आप बहुत कुछ बोलते होगे अपने नॉर्मल लाइफ में, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इसको हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है सर? कंट्रीब्यूशन मतलब होता है कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को जनरेट करने में मेन कंट्रीब्यूशन क्या है। तो मेन कंट्रीब्यूशन होता है हमारा ये, इंसान ये वेरिएबल कॉस्ट जब रिकवर कर लेता है ना तब जीवित रह सकता है, मतलब वो अपने बिजनेस को चला सकता है आगे फर्दर चल के, कि यार चल जितना पैसा लगाया 700 का प्रॉफिट है, उसके बाद किराया वराया ये सब तो हम बाद में मैनेज कर लेंगे। अगर मान लो मेरा सेल्स है 1000 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट मेरा बन रहा है ज्यादा बन रहा है, मतलब सामान हम सस्ते में बेच रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 1100, तब तो भैया बिजनेस बहुत जल्दी ही बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद रेंट है, चलो देख लेते हैं 1 महीने 2 महीने साल भर कैसे सरवाइव करेंगे, बड़ी सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद इसमें से जो माइनस करना होगा वो माइनस क्या करना होगा, माइनस करना होगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, उसमें क्या माइनस करना होगा फिक्स कॉस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं एफसी भी बोल दूंगा कई बार, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट हमारा ये एकदम फिक्स रहता है, जिसके यूनिट बढ़ने या घटने पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो यहाँ पे, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि भाई मान लेते हैं कि मेरा सेल्स है और मैंने बोला भाई मेरा फिक्स कॉस्ट जो है वो 300 रुपए है, 300 तो सेम ही हो जाएगा, मान लेते हैं 200 रुपए है। तो अगर सेल्स 100 यूनिट करोगे तब भी फिक्स कॉस्ट 200 ही रहेगा, और 200 यूनिट पे भी हमारा फिक्स क्या रहेगा 200, और 500 यूनिट भी बेचूंगा तो फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा 200। फिक्स कॉस्ट नेवर भी चेंज, कभी चेंज हो ही नहीं सकता, हर एक लेवल पे ये क्या हो जाता है हमारा फिक्स ही रहता है, दैट इज फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का अगर मान लेते हैं मैंने 200 रुपए एग्जाम्पल लिया है तो ये आ गया 200 रुपए, यहां से इसको भी माइनस कर देंगे भाई फिक्स कॉस्ट को भी। तो अब जो हमारे पास जनरेट होगा न्यू हेडिंग, कितने आए वो, इस 500 को पता है क्या बोलेंगे हम, इस 500 को हम बोलेंगे अर्निंग। अर्निंग मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आज के बाद एग्जाम में भी लिख सकते हो आप, ईबीआईटी आप लिख सकते हो, ईबीआईटी, ठीक है ना, ईबीआईटी। और अर्निंग इसको ना हम पीबीआईटी भी बोल देते हैं, यानी कई बार आपको अर्निंग के जगह पे आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज प्रॉफिट वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रॉफिट लगा दोगे तो पीबीआईटी बन जाएगा। तो ये वो प्रॉफिट है जिसमें से फिक्स कॉस्ट हमने निकाल दी है। अब अगर हमने अपने बिजनेस को एक्सपेंशन किया हो
तो हमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में इतने पैसे नहीं होते हैं कि आप बिजनेस के लिए बड़ी बड़ी ब्रांचेस या बहुत सारी चीजें ओपन कर लो। तो अगर आपने कि अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट, तो अब अगला खर्चा जो बर्डन आने वाला है मेनली इंटरेस्ट का आने वाला है। तो नेक्स्ट एक्सपेंस विल बी हमारे पास किसका रहेगा, इंटरेस्ट का। और ये इंटरेस्ट सारा का सारा डिपेंड किस पे करता है, ये इंटरेस्ट डिपेंड करेगा लोन के ऊपर, ये इंटरेस्ट डिपेंड करेगा डिबेंचर के ऊपर, क्योंकि दो ही जगह हमारा फिक्स एक इंटरेस्ट के तरीके से जाता है। तो इंटरेस्ट डिपेंड किस पे करेगा, लोन के ऊपर, और इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा, हमारा डिबेंचर के ऊपर। और एक और पॉइंट यहां पे मैं कंसीडर कर लेता हूं, हालांकि वो आता नहीं है एग्जाम में, चलो मैं आगे जब लास्ट में लूंगा ना तो और आगे एक्सपेंड कर दूंगा मैं उसको। अभी सिर्फ इंटरेस्ट किस पे लिया जाता है, लोन के ऊपर। कैसे निकालते हैं सर इंटरेस्ट, सपोज करो मैंने लिखा 10% लोन, ₹5,000, या मैं मान लेता हूं 1,000। तो अगर आपको ऐसे दे दिया कि 10% लोन है, यानी 10% ब्याज है, और कितने का लोन लिया आपने, 1,000 का लोन लिया, तो अब ब्याज कैसे निकालोगे, इस 1,000 पे सिंपल 10%, यानी 100 रुपए। ऐसे ही डिबेंचर पे हो सकता है कि हमारा 10% डिबेंचर है और ₹1,000 का है, तो कितने हो गए भाई। अब मान लेते हैं कि मेरे एग्जांपल के अंदर दो इंटरेस्ट है, एक लोन लिया उस पर भी मैं ब्याज दे रहा हूं, और एक मैंने डिबेंचर लिया उस पर भी ब्याज दे रहा हूं। तो टोटल मेरे कितने ब्याज हो जाएंगे, 100 रुपए इस पे, यानी इसके आंसर कितने हो गए हमारे, 100 रुपए, और इसका भी आंसर क्या हो गया हमारा, 100 रुपए। तो 200 रुपए ब्याज हो गया। तो अब मैं यहां से जो माइनस करूंगा, दैट इज मैं लेस करने वाला हूं इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट लेंगे, जैसे 100 प्लस में कई बार समहाउ आपको दे देगा डायरेक्टली ब्याज के, भाई 500 रुपए का ब्याज है, तुम अपनी टेंशन खत्म करो। तो अगर आपको दो तरीके से दे सकता है, या दे सकता है आपको इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, या फिर कैसे दे सकता है, इन टर्म्स ऑफ आपको मतलब इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेट इंटरेस्ट करके देगा, या फिर इन टर्म्स ऑफ लोन दे देगा या डिबेंचर दे देगा। आप उस पर इजीली क्या करोगे, फाइंड कर लोगे कि इस तरीके से इंटरेस्ट निकाला जाए। एक फिक्स एक्सपेंस और होता है, कोई बता सकता है कि फिक्स परसेंटेज, वो प्रेफरेंस शेयर पे होता है, किस पे होता है हमारा, जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर अभी पढ़ के आए हो ना, 20% प्रेफरेंस शेयर, तो वो भी हमारा ये फिक्स कॉस्ट का ही पार्ट होता है, लेकिन उसका प्लेस अलग जगह पे होता है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 200 रुपए। अब हमारे पास जो बचा ना, अब हमारे पास जो बचा दैट इज कितने बच गए, इस 300 रुपए पे सरकार का नजर रहता है कि भैया अब सरकार बोलती है कि तुमने असली में प्रॉफिट 300 रुपए कमाया है, जिसको हम बोल देंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, या फिर पीबीटी बोल देते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स बोल देंगे। मतलब इसमें से अभी टैक्स का कॉन्सेप्ट माइनस नहीं हुआ। हमारे लीवरेज सब्जेक्ट के अंदर, लीवरेज चैप्टर के अंदर देखा जाए तो हमारा यूजेस इतना ही है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, इसी से हमारा इनफैक्ट ये भी बहुत ज्यादा चला गया, इतना ही है, हाँ बिल्कुल इतना ही यूज होगा, जिससे पूरा लीवरेज चैप्टर हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको क्योंकि इनकम स्टेटमेंट समझा रहा हूं, आने वाले कई चैप्टर के अंदर यूज होने वाला है, तो इसलिए मैं अभी से ही आपको पूरी तैयारी करवा के चलूंगा जिसमें दिक्कत ना हो। तो आइए चलिए इसमें से फिर हम माइनस करते हैं अल्टीमेटली जो सरकार को देना है टैक्स, तो लेस कर देंगे टैक्स। अब सर टैक्स इन टर्म्स ऑफ अमाउंट भी हो सकता है और ज्यादातर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है। जैसे मैंने बोला कि जो मेरा टैक्स है वो फॉर एग्जांपल 50% टैक्स है मेरा, तो 50% अगर सर आपका टैक्स है तो 50% टैक्स के हिसाब से आपका कितना टैक्स आएगा पता है, इसका 50% दैट इज 150 रुपए, इसका 50% आएगा, इसका 50% 150। तो अब जो हमारे पास रिजल्ट जनरेट होके आएगा वो रिजल्ट होगा हमारा पैट बोलेंगे या ईएटी बोलेंगे, ईएटी। इसके बाद ये ना पैट के नाम से बहुत पॉपुलर होता है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 150 रुपए। ये 150 रुपए जो है ये कंपनी का, जो कंपनी के पास पड़े हुए हैं ये पैसे, ये पूरा जो प्रोसेस के अंदर कंपनी ने कुछ पैसा अगर बनाया है, कुछ पैसा कमाया है, तो वो कितने रुपए कमाए हैं, मात्र 150 रुपए हमारी कंपनी ने कमाए, क्योंकि मेरे सेल्स भी कम ही था, तो हमारा इतना प्रॉफिट से फिर 150 रुपए का। अब इस 150 रुपए पे दो लोगों का नजर होता है, क्योंकि कंपनी के अंदर दो ही पर्सन ऐसे हैं। कौन कौन होता है कंपनी में, अगर किसी कंपनी की बात करें तो यहां पे दो तरीके के पर्सन होते हैं जो कंपनी में डायरेक्टली इन्वॉल्व माने जाते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर
एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर। ये दो पर्सन ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली कंपनी के अंदर इन्वॉल्व माने जाते हैं। लेकिन सर ज्यादा दबदबा किसका रहता है? बताओ, ज्यादा दबदबा किसका रहता है कंपनी में? ज्यादा बातें किसकी मानी जाती है? कौन अपनी बातें मनवा सकता है? फटाफट कमेंट में बताओ। दो व्यक्ति कंपनी में बताए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। कौन ज्यादा तरीके से कंपनी के डिसीजंस के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है? कंपनी लॉ पढ़ के आए हो आप अभी, तो ज्यादा दबदबा किसका रहेगा? जल्दी बताइए कमेंट में। सर दबदबा रहेगा किसका? इक्विटी शेयर होल्डर का। और सबसे लाचार बेबस पैसे लेने के मामले में कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। कौन होता है? क्योंकि उसको कब मिलता है? सबसे लास्ट में मिलता है। तो बिल्कुल सही जवाब कौन होगा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर की हम बात कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक सर्टेन परसेंटेज होता है। तो जो बंदा सबसे पहले बिजनेस में सर्टेन परसेंटेज होता है, तो आप हमेशा याद रखना, जो बंदा ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है किसी काम में, उसको हम पहले बाहर कर देते हैं, तू निकल जा। मान लो आपने कोई कंपनी बना रखी है और आपका दोस्त मेन पार्टनर है, आपके दोस्त का दोस्त भी एक है जो कि बाहर से कुछ सपोर्ट कर रहा है, और आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो बोलते हैं भाई उसको मत बुलाया कर, अपने दोस्त को यार, फालतू में बीच में कमेंटबाजी करता, कुछ लेना ना देना, खामा खा जाता है वो, तो उसको मत बुलाया कर, हम दोनों बैठ के डिसीजन ले लेंगे। तो वो ये है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इसको क्योंकि सर्टेन परसेंटेज मिलता है, तो भैया सबसे पहले इसको बाहर करते हैं, तू अपने पैसे ले और जा, ओपिनियन ज्यादा मत दे। तो उस केस के अंदर हम यहां से अब जो माइनस करेंगे दैट इज प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। सर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कैसे निकाला जाता है? ये सर्टेन परसेंटेज होता है। जैसे मैंने बताया, मान लेते हैं कि हमारे पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ₹1000। तो अगर मैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पूछूं तो कितना आएगा बताओ? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पूछूं तो कितना आएगा? 100 रुपए आएगा। कितना आएंगे? 100 रुपए। अब कितना बचा? 50 रुपए बच गया। तो इस 50 रुपए को पता है क्या बोलोगे? अर्निंग फॉर इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी मतलब अब ये 50 रुपए बचा है इस बेचारे का, जो कि है इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे लास्ट में इसी को मिलता है, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर को। अब मेजर बात आता है, सर इक्विटी शेयर होल्डर को जो मिलेगा हमारा, कितना मिलेगा हमारा? सर 50 रुपए। अब यहां पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसला लेते हैं एक, यानी हमारा मान लेते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बता देता हूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो है हमारा, मान लेते हैं कि सपोज करो 20 बंदे हैं, 20 हैं, 20 नंबर कितने हमारे? 20 हैं, 20 है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है ना? तो ये 50 रुपए इस 20 लोगों में बट जाएगा। तो 50 रुपए इस 20 लोगों में बटेगा ना, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस कंपनी के पास ना कई बार डिसीजंस लेते हैं, तो 3 ऑप्शन हो जाता है। जैसे नंबर 1 कंपनी क्या बोलती है? यार फुल पेड कर दो, दे दो यार, सारा पैसा दे दो। कंपनी कहती है कि फुल अमाउंट दे देते हैं, फुल अमाउंट पेड कर देते हैं यार, हटाओ झंझट, इनको दे दो। तो भैया जब फुल अमाउंट देंगे तो हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में कितने कितने पैसे आ जाएंगे पता है आपको? हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में कितने कितने पैसे आ जाएंगे, यानी मैं डिविडेंड की बात कर रहा हूं, इसी को डिविडेंड कहते हैं। ये वाला प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हो गया। उसके बाद जो पैसा बचा इसको क्या बोल देते हैं हम? नॉर्मल डिविडेंड, जिसको इक्विटी डिविडेंड कह देते हैं, फाइनल डिविडेंड कह देते हैं, या फिर आपका डिविडेंड पेड कह देते हैं, वही डिविडेंड है ये। तो डिविडेंड कितने मिलेंगे भाई? हमें 50 रुपए बांटने हैं। कितने लोगों में बांटने हैं मुझे? 20 लोगों में बांटने हैं। तो कितने बन गए? 2.5। हर व्यक्ति को 2.5 रुपीज, 2.5 रुपीज दे देंगे। इसको हम डिविडेंड पर शेयर भी बोल देते हैं, दैट इज डीपीएस भी बोल देते हैं, ठीक है? इसको क्या बोल देते हैं हम? डीपीएस। हर लोगों में 2.5 रुपए बढ़ जाएंगे, दैट इज अ डिविडेंड। ये डिविडेंड मिल गया। अब इसके बाद कंपनी बोलती है नहीं यार ये ना डिविडेंड ना बहुत ज्यादा हो रहा है, एक काम करते हैं कि हमें तो और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो हम ना बातचीत करते हैं शेयर होल्डर से कि भाई तुम्हारे ये जितने भी पैसे हैं ना, इन पैसे को हम डिविडेंड के तौर पे यूज कर दे देंगे तुम्हें, तुम्हारा ही पैसा है, लेकिन हम सारा पैसा तुम्हें नहीं देंगे। ये जो 50 रुपए की बात चल रही है ना जो है, इस 50 रुपए में से हम एक काम करते हैं कि आपको ना 20 रुपए दे देते हैं और 30 रुपए हम अपने पास रिटेन कर लेते हैं।
30 रुपए अपने पास रिटेन कर लेते हैं, जिसको हम जनरल रिजर्व में रख लेते हैं, जिसको हम कहीं भी बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए यूज करेंगे। और आपको कितना दे देंगे हम? 20 रुपए दे देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डीपीएस बताओ, तो आप बोलोगे सर 20 रुपए देने हैं और 20 लोगों में तो 1 रुपए आ गया डीपीएस। और इसको क्या बोल देते हैं हम? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, इसको क्या बोल देते हैं हम? रिटेन अर्निंग। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट चल रहा है, बड़ी सिंपल सी कहानी चल रही है, आप ध्यान से समझना कि हमारा होता क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से चलते हैं। पहले सेल्स है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दोगे? फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे। फिक्स कॉस्ट जैसे ही माइनस करोगे क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। ईबीआईटी में से माइनस करो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसा हो सकता है सर? इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन लोन पे भी हो सकता है और डिबेंचर पे भी हो सकता है। उसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? ईबीटी। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा ईएटी। और इसके बाद क्या माइनस करो? प्रेफरेंस डिविडेंड। और जो पैसा बचता है वो सारा पैसा किसको दिया जाएगा सर? इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर को सारा दे देंगे तो सीधा नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। अगर उसमें से कुछ पार्ट देंगे तो बाकी का रिटेन अर्निंग हो जाएगा और बाकी का डीपीएस चला जाएगा। डीपीएस क्या होता है? दैट इज डिविडेंड पर शेयर। यहां पे एक कई बार सवाल में आता है ईपीएस निकालो, तो जब हम पूरा दे देते हैं ना शेयर, ईपीएस पता है क्या होगा? देखो मान लो इस वाले केस के अंदर ईपीएस की मैं बात करूं तो ईपीएस क्या होता है? ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो हमने कितना कमाया? 50 और डिवाइडेड बाय 20, तो 2.5 रुपए अर्निंग पर शेयर हो गया हमारा। यानी जितना कमाया उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो वो क्या आ जाता है हमारा? ईपीएस आ जाता है। क्या आ जाता है हमारा? ईपीएस। सर इस वाले में तो डीपीएस भी 2.5 है। हाँ, कई बार डीपीएस इज इक्वल टू ईपीएस हो सकता है इनकेस कंपनी सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर में क्या करती है सर? डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन इस केस के अंदर डीपीएस और ईपीएस क्या होगा? अलग, क्योंकि हमने क्या कर लिया? रिटेन अर्निंग कर लिया। ये इनकम स्टेटमेंट बड़े सिंपल तरीके से है, जो कि आप कई बार यूजुअली अपने लाइफ में शायद आपने किया हो, नहीं किया हो तो मैंने छोटी छोटी चीजें जितनी समझ में आई है बहुत है। आप सोचोगे सर बड़ी सारी कुछ टेक्निकल वर्ड अगर मैंने मान लो इसमें इस्तेमाल कर लिया हो और वो समझ में नहीं हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जितना बताया है, जितना समझ में आया बहुत, इसको तो हम कई बार बनाएंगे जिससे कि आपको पूरा याद ही हो जाना है ये। तो यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, इनमें से कोई पॉइंट पूछना चाहता है तो आप अपने कमेंट में पूछ सकते हैं फटाफट से। कोई बात है तो बताइए। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताइए। है कोई डाउट? देखना वीडियो लैग हो रहा है क्या इसमें? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताइए। कोई अगर सोच रहा हो कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहा हूं, टफ सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, ये सब दिमाग से निकाल दो, जो मैंने समझाया आपको समझ में आ जाए, यही है। सर ईपीएस में रिटेन अर्निंग इंक्लूड होता है? हाँ, ईपीएस में बिल्कुल पीयूष रिटेन अर्निंग इंक्लूडेड होता है। मतलब ईपीएस तो टोटल ही हो गया हमारा। नहीं है डाउट? चलिए तो अब हम आ जाते हैं मुद्दे पे। हमारे थोड़े से चैप्टर की बातें भी कर लेनी बहुत अच्छा है। ये तो हमने एक ऐसे ही जनरल सेंस में, जनरल नॉलेज की बातें कह लो, कुछ भी कह लो आप उस तरीके से। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। चलो आप मुझे एक बात सच सच बताना, क्या यहां तक जो बातें मैंने यहां पे कर रखा है, क्या ये बातें क्लियर है कि ये कैसे बना है हमारा? इनकम स्टेटमेंट आप देखिए आपके सामने, क्या आपको समझ में आ रहा है ये इनकम स्टेटमेंट? ये कितने आ गए? 300 आ गया। यहां तक हर किसी को क्लियर है? सबसे पहले सेल्स, फिर वेरिएबल, क्या निकलेगा? कंट्रीब्यूशन, फिर क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट, फिर क्या निकलेगा? ईबीआईटी, फिर क्या निकालोगे? इंटरेस्ट, फिर क्या निकलेगा हमारा? पीबीटी। तो अब हमारा 3 तरीके के लीवरेज बताए मैंने। नंबर लीवरेज
की अगर मैं बात करूं तो लीवरेज कितने टाइप के बताए हैं? 3 टाइप का सर आपने लीवरेज बताया है। सर 3 टाइप में कौन कौन सा अभी याद दिलाते हैं? एक था ऑपरेटिंग लीवरेज, एक था फाइनेंसिंग लीवरेज, एक कंबाइंड लीवरेज। कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि रेशो वाला तो नहीं, सॉरी कैश फ्लो वाला तो नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला वो तो नहीं है। नहीं भाई, वो नहीं है बिल्कुल भी। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं DOL। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता हूं? DFL। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता हूं? DCL। भाई इसके अंदर इंपैक्ट कौन डालता है? फिक्स कॉस्ट डालता है। इसके अंदर इंपैक्ट कौन डालता है? इंटरेस्ट डालता है। और इसके अंदर कौन इंपैक्ट डालता है? दोनों मिला के डालते हैं। यही सीखा है। अब फिक्स कॉस्ट जब इंपैक्ट डालेगा तो हम ये जानना चाहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में कितना % हमारा फिक्स कॉस्ट का क्या इंपैक्ट है। तो उसको अगर हमें निकालना हो कि क्या इंपैक्ट है फिक्स कॉस्ट का, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम अगर DOL, तो यहां फिक्स कॉस्ट के और बीच का डिफरेंस, तो आप ध्यान देना आप। एक तो ये क्या है हमारा? कंट्रीब्यूशन। ये क्या है हमारा? कंट्रीब्यूशन, है ना? ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। और ये क्या है हमारा? EBIT। ये क्या है? तो आप एक पॉइंट याद रखना कि हमारे कंट्रीब्यूशन और EBIT के टर्म्स में जो मेजर फैक्टर कह लो, मुद्दा कह लो, यही दो हैं। यानी कंट्रीब्यूशन में और EBIT के बीच में फिक्स कॉस्ट है। हम इनके और इनके बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं कि भाई ये कितने पॉइंट किसका है, कितने पॉइंट किसका नहीं। मैं सारे एग्जांपल के साथ करूंगा। तो DOL का फॉर्मूला पता है क्या बन गया? इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं हम B। तो DOL का फॉर्मूला बन गया DOL इज इक्वल टू दैट इज कंट्रीब्यूशन और डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट। याद रखने का सिंपल तरीका, जो पहले आया ऊपर, जो बाद में आया नीचे। देखो ऐसे भी याद रखोगे, बस बीच में क्या डालना है आपको? एक बस सिंपल सा एक क्या करना है, अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो बीच में क्या करा हमने भाई? बस एक लाइन ही तो खींचा है इसमें, और जो लाइन खींचा है वही बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय। ऐसा क्यों है सब सीखेंगे, सब कुछ हम देखेंगे। इसके बाद आ जाइए सर। अब इसके बाद कौन सा है? DFL में कौन कौन भैया, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट और इसके बीच का रिलेशन हमें अगर पता करना हो तो बस क्या है, मान लेते हैं C वाला पार्ट है। तो अब ये है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो DFL का फॉर्मूला बताओ, पता है क्या बनेगा? EBIT डिवाइडेड बाय, पहले क्या आया? इंटरेस्ट नहीं, EBT। जिसकी वजह से है वो नहीं लिखना। इसमें क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया भाई। यहां कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, मैं लाइन तो यहां कर रहा था, EBIT लिखना है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, हाँ वो मैंने लिख दिया, इंटरेस्ट लिख दिया था गलती से। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT डिवाइडेड बाय EBT। बताओ, याद रखना आसान रहेगा, बहुत सिंपल है। तो अगर मैं इसको कहूं तो A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C, यही हो जाएगा हमारा। और ये हमेशा आपका पॉइंट में आंसर आएगा, 2.1, 3.1। जैसे मेरे वाले सवाल का, चलो एक आंसर भी निकाल के देखते हैं क्या आता है। आंसर निकालो भाई। आंसर इसका आएगा क्या? 700 डिवाइडेड बाय कितने? 500। कितने बने ये? 700 डिवाइडेड बाय 500। 700 डिवाइडेड बाय 500, 1.4। 1.4, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अच्छा एक बात बताना, अगर मान लो ये 200 की जगह पे 500 होता, या फिर मान लेते हैं, आप ये सब छोड़ो, ये मान लो 0 होता। नहीं मैं नीचे आ गया ना। मान लो ये 0 होता, क्या 0 होता हमारा? फिक्स कॉस्ट। तो अगर फिक्स कॉस्ट 0 होता तो इसका भी आंसर क्या आता हमारा? समझना, बस धीरे धीरे, ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, बस सीधा समझो कि 700 और 700। और फिर हमारा DOL क्या होता? कोई बता सकता है? कमेंट में बताओ। अगर मेरा फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं तो DOL क्या होता? जल्दी बता दो, कौन बच्चा बताएगा कमेंट में? DOL कितना होता?
ड्यूएल क्या होगा बताओ? एक, पीयूष ने बताया एक, बिल्कुल सही। यानी आप एक रिलेशन समझो, एक एक जिन बच्चों का कमेंट पे आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक, आप एक रिलेशन समझो कि अगर हमारा 1.4 आया, इस 4 का मतलब समझते हो 40% हो गया। 1 रुपए का 4 कितना होगा? 0.4, 40%। यानी अगर 1.4 है तो मैं इससे सीधा समझ सकता हूं कि जो भी मेरा फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसका 40% लगभग 40% तो फिक्स कॉस्ट में ही जा रहा है। मतलब मेरी कमाई ऐसे देखा जाए तो कितनी हो रही थी वैसे, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद कितना? 500 रुपए, यही हो रहा था ना। 500 रुपए हमारा क्या हो रहा था? तो अगर 1.4 है, ठीक है ना, 40%, 60% के आसपास होगा ये, या फिर मैं इसको अभी 40% छोड़ो, आपको ये समझ में आ गया कि एक होगा, ये क्लियर हो गया, एक होगा। अगर हमारा ये फिक्स कॉस्ट नहीं रहता तो कितना आता? एक, और ये कितना आया हमारा? 1.4 आया। 1.4 का मतलब एक से ज्यादा, यानी 0.4 वाला जो हिस्सा है ये डिनोट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट की वजह से हुआ है। यानी जितना ज्यादा, मान लेते हैं कि मेरा 1.8 आया, मान लेते हैं मेरा 1.8 आया, तो मेरा फिक्स कॉस्ट क्या 200 होगा या 200 से ज्यादा होगा? 200 से कहीं ज्यादा ही होगा। यानी जैसे पॉइंट के बाद चीजें बढ़ती जाएंगी, बढ़ता जाएगा। सपोज करो मैं इस फिक्स कॉस्ट को, फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूं इस फिक्स कॉस्ट को 350। फिक्स कॉस्ट मैंने बढ़ाया, कितना कर दिया मैंने? 350 कर दिया। अब बताओ क्या आएगा? डीयूएल। अब डीयूएल क्या आएगा? 700 डिवाइडेड बाय, यानी 2 आ गया, यानी 1 से। यानी 1 जब भी आएगा ना डीयूएल, इसका मतलब भैया तुम्हारे बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है या नहीं है? नहीं है। और 1 से ऊपर जितना पॉइंट जा रहा होगा वो पॉइंट डिनोट कर रहा होगा किसको? फिक्स कॉस्ट को डिनोट कर रहा होगा। किसको डिनोट कर रहा होगा? फिक्स। तो देखो 2 बताया आपने, तो 2 का मतलब 1 में तो हमारा फिक्स कॉस्ट होगा ही नहीं। फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा? 1 है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। हम बाकी आगे देखो ना, आगे सवाल भी होंगे, आगे आंसर्स भी होंगे, आगे इनके जितने हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, थ्योरी भी समझेंगे। अगला क्या है? डीएफएल। डीएफएल क्या कहता है? मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं इसका। इसका फॉर्मूला क्या लिख दूं मैं? सर, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? सर, इसका फॉर्मूला होगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। और ये कंबाइन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। यही सीखा है। चलिए अब यहां पे देखते हैं इसका क्या आएगा। हमारे पास ये आया था 500 डिवाइडेड बाय 300, तो कितना आता है? 500 डिवाइडेड बाय 300, 1.666। अगेन अगर मैं बोलूं आपको कि भाई ये नहीं होता, 0 होता, तो आंसर क्या आता? 1। यानी 1 के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं वो डिनोट किसको कर रहा है? वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? इतना इंटरेस्ट का हिस्सा है, क्योंकि इसके बीच में इन्वॉल्व कौन है? और इसके बीच में इन्वॉल्व फिक्स कॉस्ट था। तो आप बोल रहे थे सर जितना भी इसके बाद, 1 के बाद, यानी डीओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में जितना भी 1 के बाद वाला पॉइंट आ रहा है वो क्या समझा रहा है? कि ये फिक्स कॉस्ट है इतना इसमें। और फाइनेंशियल लीवरेज में 1 के बाद जो पॉइंट आ रहा है वो क्या समझा रहा है? फिक्स कॉस्ट तो छोड़ो, यहां पे इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। इतना क्या है हमारा? इंटरेस्ट है। सर डीएफएल क्या कहते हैं? सॉरी डीसीएल। डीसीएल कहता है दोनों को ले लो। इसके 2 तरीके हैं, फॉर्मूला वाइज देखो तो ये ले लो और सीधा ये ले लो। यानी फॉर्मूला वाइज देखो तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। चलो मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ईबीआईटी कट जाता है। आपको पता है ना, मैथमेटिक्स में यही तो करते हो कि यहां भी ईबीआईटी यहां भी ईबीआईटी, तो कट जाएंगे आपस में। और फिर बचा क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय। तो हमारे पास फॉर्मूला भी यही आ गया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ईबीटी, सॉरी ईबीआईटी नहीं, ईबीटी। समझे? तो आप इसका आंसर निकालना चाहते हो तो या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक बार आप क्या करोगे भाई, 700 डिवाइडेड बाय
300, तो क्या आ गया 2.333। अब एक होता, कब एक होता ये, जब हमारा इंटरेस्ट भी नहीं होता, फिक्स कॉस्ट भी नहीं होता, तब एक आ जाता। यानी अगर ये भी एक आया, ये भी एक आया, तभी एक आ सकता है। ये एक कब आएगा, जब फिक्स कॉस्ट नहीं होगा। ये एक कब आएगा, जब इंटरेस्ट नहीं होगा। तो दोनों इंटू एक, यानी एक के बाद जितने भी पॉइंट दिखाएगा ये बताता है एक के बाद वाले पॉइंट को कि भैया फिक्स कॉस्ट है, ये बताता है एक के बाद वाले पॉइंट को इंटरेस्ट है, और ये बताता है एक के बाद वाले पॉइंट को जो कि 1.33 है, ये बताता है भैया इंटरेस्ट और प्लस में फिक्स कॉस्ट है। आप यहां पे इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो वैसे थोड़ा सा अलग आएगा क्योंकि वो पूरा का पूरा परसेंटेज में नहीं जा रहे, तो इस हिसाब से हम करेंगे। इनटू में 100 बिल्कुल भी नहीं लगाना आपको अभी। तो इस तरीके से हमने 3 लीवरेजेस निकाल लिए, दैट इज ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंसिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। बड़ा सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो पहले आया उससे डिवाइड ये कर दो, बड़ा सिंपल सा तरीका है। बहुत बच्चे वो फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका, अगर इनकम स्टेटमेंट आपके दिमाग में याद है तो सबसे पहले उसको ऊपर रखेंगे, उसके बाद वाले पॉइंट को डिवाइड करेंगे। बस समझ लेना आप कि भैया जब भी निकालना हो ऑपरेटिंग लीवरेज तो फिक्स कॉस्ट के ध्यान रखना है, फाइनेंसिंग लीवरेज में इंटरेस्ट को हमें ध्यान रखना होगा। समझ में आई बात आपको? तो ये निकाल लिया। ये ऐसा सवाल आता है आपके एग्जाम में, अभी मैं करवाऊंगा तो देखना कितने नंबर का सर, 10 नंबर का सवाल आता है सर। बस ये डिवाइड करके निकालना होता है, लेकिन वही है कि जिसको पता होगा वो निकाल पाएगा, अदरवाइज दूसरा पर्सन नहीं निकाल पाएगा। चलिए एक पॉइंट और भी मैं आपके साथ लगे हाथ डिस्कस ही कर लेता हूं। चलिए हम यहां तक क्लियर है। तो सर जो हम सीख रहे हैं ना, वो सीख रहे हैं लीवरेज। लीवरेज के अंदर अब आ जाते हैं कि लीवरेज के अंदर हमारे 2 टाइप के लीवरेजेस होते हैं बेसिकली। वैसे तो तीन टाइप के हैं और क्वेश्चंस हमारे 2 टाइप के होते हैं। तो मैं क्वेश्चंस की भी बात कर लेता हूं, जिसमें से हम फर्स्ट टाइप कर रहे हैं, हमने देखा भी एग्जाम्पल के अंदर। और एक फर्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन देख लें, या पहले मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता दूं, इसके बाद ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता दूं। हमारे 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं लीवरेज के अंदर। एक जो हमने अभी कर लिया है, दूसरे टाइप वाला अगली क्लास में करेंगे हम। पहले आज सिंपल वाले के 2-4 सवाल देख के फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो पहला टाइप हो सकता है आपका, दैट इज सिंपल। सिंपल का मतलब है जब आपको 1 साल का डेटा गिवन हो। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जब 1 ईयर का डेटा गिवन हो। 1 ईयर का डेटा का मतलब 1 साल का जानकारी दे रखा हो। तो यहां पे भी आपके 3 लीवरेजेस होते हैं। सिंपल वाले में भी तीनों लीवरेज होंगे। लीवरेज तो 3 ही रहेंगे, लेकिन फॉर्मूला यूज करने का थोड़ा सा तरीका क्या होता है, बदल जाता है। तो वो फॉर्मूला कह लो या कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो कॉन्सेप्ट वाइज बता दूंगा, बाकी फॉर्मूला भी बता दूंगा। सर कितने लीवरेज हैं यहां पे, और इन सभी के फॉर्मूले चार्ट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि ना आपको फॉर्मूले वहां से लिख लेना एक ही बार में, क्योंकि एफएम के अंदर कुछ जगह पे फॉर्मूले यूज होते हैं, तो मैं चार्ट ही दे दूंगा आपको। तो सबसे पहला कौन सा होगा, DOL। फिर क्या लिखा हमने, DFL। फिर क्या लिखा, DCL। नाम फुल फॉर्म याद होना चाहिए। DOL का फॉर्मूला क्या था हमारा, दैट इज क्वांटिटी डिवाइडेड बाय EB। इसका फॉर्मूला क्या था, EBIT EBT। इसका फॉर्मूला क्या बताया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना, तो मैं गारंटीड कह सकता हूं ये पेपर ना आपके 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, यहां तुक्का नहीं लगता। मतलब आता है तो कर दोगे, नहीं आता तो आप एक स्टेप मार्किंग है ही नहीं इसमें, बात खत्म।
ये अकाउंट्स नहीं है कि इतना फॉर्मेट कर दिया, क्योंकि कोई फॉर्मेट नहीं है, ना कोई डेबिट है, ना कोई क्रेडिट है, ना ही स्टेप मार्किंग है। करा पूरे, नहीं करा गलत। बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, आपने कैलकुलेशन में एरर कर दिया या आपने कहीं परसेंटेज निकाल में एरर कर दिया, सही जा रहे थे तो वहां पे नंबर मिल जाते हैं। अब मान लो आपको ड्यूएल का फॉर्मूला ही नहीं, आप तुक्का मार रहे हो, कुछ भी लिख के आ गए आप, फॉर्मूला पता ही नहीं है कि भाई आपको ईबीआईटी, आपने क्या कर दिया, सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन करके आ गए, तो आपको नंबर किसी कीमत पे मिल ही नहीं सकता यहां पे। दूसरा, जब हमें गिवन हो चेंज इन परसेंटेज गिवन, या तो चेंज इन परसेंटेज गिवन हो, तब कैसे करेंगे, क्या गिवन हो, चेंज इन परसेंटेज। तो यहां पे चेंज इन परसेंटेज का मतलब कंपैरिजन करवाएंगे कि हमारा अगर ऑपरेटिंग लीवरेज 10%, अगर हम सेल्स 10% बढ़ा दें तो ऑपरेटिंग लीवरेज पे क्या इंपैक्ट आएगा, सेल्स अगर हम 20% घटा दें तो ऑपरेटिंग लीवरेज पे क्या इंपैक्ट आएगा, ईबीआईटी अगर डबल कर दें तो सेल्स कितने परसेंट बढ़ेगा। तो कुछ इस सवाल के होंगे जहां पे परसेंटेज चेंज गिवन होगा और उसके हिसाब से आपको डीओएल, डीएफएल, डीसीएल निकालना पड़ेगा। निकालना यहां पे भी तीनों चीजें हैं चेंज परसेंटेज में। फॉर्मूला भी मैं अभी नहीं लिखूंगा। चेंज परसेंटेज में क्या होगा हमारा, यहां पे ज्यादातर आपको कंपेयर करना होगा विद, किससे कंपेयर करना होगा, हो सकता है सेल से कंपेयर करने को बोल दे, हो सकता है ईबीआईटी से कंपेयर करने को बोल दे, हो सकता है डीओएल से कंपेयर करने को बोल दे, हो सकता है डीसीएल से कंपेयर करने को बोल दे, तो हो सकता है डीएफएल से कंपेयर करने को बोल दे। तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली आपसे पूछेगा कि इस पे क्या इंपैक्ट आएगा, फैक्टर बताओ। सर इसके अंदर कितने मतलब पूछे जा सकते हैं, अगेन यही डीओएल, डीएफएल, डीसीएल तीनों पॉइंट होंगे। जब आएंगे तो मैं यहाँ पे अगली क्लास के अंदर ड्रॉ करके और इसी के साथ में इसके फॉर्मूले लिख दूंगा। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा बन जाता है कि जैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी है, वहां पे आ जाता है चेंज इन सेल्स, ईबीआईटी में चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो मैं पूरा प्रैक्टिकल जब तक नहीं कराऊंगा तो फॉर्मूला लिखने का फायदा है नहीं। जैसे अभी मैंने इनकम स्टेटमेंट बनवाया, तो आप अगर मैं पहले ही क्या करता, फॉर्मूले लिख देता, फिर बोलता ये फॉर्मूले, तो आपको लगेगा उस टाइम पे, पता है क्या कि यार फॉर्मूले को याद करना है। अब मैंने इनकम स्टेटमेंट समझा दिया, इसके बाद आपको लगेगा ये तो यही चीज है, तो फॉर्मूले अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही मैं पहले सारी चीजें समझा दूंगा, फॉर्मूला अपने आप ही बन जाएंगे आपके। तो आइए एक क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन आएगा, दो कंपनी का डेटा होगा और आपसे डिसीजंस पूछ लिया जाएगा कि भैया कौन से कंपनी बेटर है। देखो ये 2009 के अंदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इस बार के जो मैंने कहा आपको कि जो बच्चा बुक ले लेता है वेल गुड है, नहीं लेता है तब भी चल जाएगा। 10 ईयर तो लेते ही है हर कोई, और इस बार 10 ईयर मैं इसी मंथ के अंदर इसका रिलीज करवा दूंगा किसी भी हाल में, तो ठीक है ना। तो पहले से ले लोगे तो उसके अंदर आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सारे सॉल्यूशन वीडियोस भी उसके आपको पहले से ही मिल जाएंगे, सारी चीजों के हर एक चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चंस का इस बार वीडियो मिलने वाला है, तो साथ के साथ ये चीजें। तो अब आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ही मानोगे, जब आपके सामने जब भी कभी ईयर यहाँ पे लिखा होगा तो आप समझ जाना कि भाई ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो वो आसान क्वेश्चन है या नहीं वो मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट तो है ऐसा। तो क्या कहता है कि हमारे पास दो कंपनी का डेटा है, एक आरएन लिमिटेड का, एक एस लिमिटेड का डेटा है। इसका हमें दोनों का सेल्स दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, फिक्स कॉस्ट दे दिया है और इंटरेस्ट दे दिया है निकाल के। आपको क्या कैलकुलेट करना है सर, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना है। तीसरा पूछा ही नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूं तीसरा भी कर लेंगे, अभी तीसरा भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। पहले ये 9 नंबर का सवाल आया था ये वाला, तो अब हम ना ऐसा नहीं कि बुक के अंदर, पता है थोड़ा सा जिसके पास बुक होगा या कहीं से पढ़ रहा होगा कोई बच्चा, सीए वगैरह भी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनके पास भी थोड़ा सा करने का तरीका अलग होता है, हर टीचर्स का अपना अलग अलग होता है। मैं एकदम अलग सा, मैं एक ही फॉर्मेट बनाऊंगा जो इनकम स्टेटमेंट बनाया है, और शुरू से लास्ट तक चैप्टर में वही इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा और उसी के अंदर सवाल सॉल्व कर दूंगा, फॉर्मूले वगैरह सब अंदर ही लिख दूंगा, मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं उससे ज्यादा। तो चलिए इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं पहले। इनकम स्टेटमेंट कौन सा है, पहला कंपनी आर लिमिटेड, दूसरा कौन है एस लिमिटेड, ठीक है। प्रॉपर विजुअल है सारी चीजें,
आ जाइए, सेल्स देख लें। सबसे पहले सेल्स, दोनों का सेल्स लिख दो। एक का सेल्स है 2 4 6 40 लाख और उसका कितना है 35 लाख। इसके बाद माइनस क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट वीसी 30% है तो 40 लाख का 30% 12 लाख और 35 लाख का भी 30% निकालो तो 10,50,000। 35 लाख का कितने परसेंट, 30% ना, 10.5। अब क्या निकलेगा बताओ, अब क्या निकलेगा सर? कंट्रीब्यूशन क्या होता है, क्योंकि कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है इसने हमारे बिजनेस में, तो इसने तो भाई कर दिया है 28 लाख और इसने कितना कर दिया है 24 लाख। अब क्या माइनस करोगे, फिक्स कॉस्ट। अब क्या माइनस करोगे आप, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो भैया क्या रहता है फिक्स, तो 2.5 लाख। अब सर यहां भी 2.5 रहना नहीं, 2.5 यहां नहीं रहेगा क्योंकि कंपनी अलग है, तो हर कंपनी का अपना अलग फिक्स कॉस्ट डेटा। ये दो क्वेश्चन है एक तरीके से देखो तो। इसका कितना है 3 लाख। अब क्या निकल के आएगा, जिसका हमें फॉर्मूले में यूज करना है, तो माइनस कर देंगे 3 लाख, 21.5 लाख और इसमें 3 लाख तो 25.5 लाख। इसके बाद अब क्या आएगा बताओ, क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट क्या है 14 लाख और 1.5 लाख। क्या है अब आ गया ईबीटी। ईबीटी माइनस कर देते हैं 1.5 लाख, ये 20 लाख और ये 11.5 लाख। ठीक है, मैंने लैक्स में डिजिट ले लिया। क्या एग्जाम में ऐसे यूज कर सकते हैं? मैं एग्जाम में यूज करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से डिजिट लिखने की सलाह दूंगा। आप एल वर्ड या फिर आप के वर्ड का इस्तेमाल ना करें तो बेटर रहेगा। और अगर आपने लिखा तो एग्जामिनर के टोटल मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे होगा। और मैंने पहले भी कहा था कि भैया इस बार थोड़ी सख्ताई बढ़ सकती है, तो आपने देखा होगा टेलीग्राम भी बंद कर दिया सबों का, पूरे इंडिया के अंदर टेलीग्राम बैन कर दिया क्योंकि एग्जाम ले रहे हैं। तो पेपर में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस इस बार रिजल्ट में भी हो सकता है और फर्दर आने वाले टाइम में काफी सारी चीजें बदलाव होंगी। तो बहुत बच्चे सोचते हैं एंड में पढ़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो वो स्टार्टिंग से लेके चलो, दिक्कत नहीं होगा। आप फेयर हो ना, आपको किसी से डर ही नहीं लगेगा पेपर कैसा आएगा। आ जाइए। और मुझे अनाउंसमेंट करने का टाइम भी नहीं मिला, तो चलो मैं व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगा, कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ लेना होता है वहां पे डाल देंगे। हालांकि बोला है कुछ दिनों के लिए बैन किया है, 28 जून तक के लिए, 22 जून के बाद ठीक हो जाएगा। अब ये कहां की अकलमंदी है, कहीं से आपको, आप पता है क्या, आप बहुत बड़े नेता नहीं हो, आप बहुत बड़े यूपीएससी के कोई आईएएस अधिकारी नहीं हो, आप बहुत बड़े विद्वान नहीं हो, आप बहुत कुछ नहीं जानते हो, आप अभी स्टूडेंट हो। आपको भी बात समझ में आ रही है बेवकूफी कर, ये क्या बेवकूफी है, आपको भी समझ में आ रहा है। तो अब मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रहा कि गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई आपको बैन ही करना था तो आप सारे के सारे चीजें बैन करते हैं ना, सिर्फ टेक्स्ट एसएमएस पे कुछ चीजें नहीं भेजी जा सकती। आज के जमाने में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसके साथ ढेरों ईमेल हो गए, इतनी सारी चीजें हैं, कहीं भी कुछ भी शेयर हो सकता है। इसका बंद करने का मेन पर्पस क्या था सरकार का, कि बच्चे आपस में सर्कुलेट ना करें, एक ही ऑब्जेक्टिव था। क्या व्हाट्सएप पे नहीं हो सकता सर्कुलेट? क्या आप मान लेते हैं कि इंस्टाग्राम पे नहीं कर सकते ग्रुप बना के? और इसके अलावा क्या आप मान लेते हैं कि एक्स ट्विटर हैंडल पे नहीं कर सकते? है तो बाकी बंद करने, मेरे को ये लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि क्यों है। अब इस चीजों पे ना गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि लॉजिकल बातें करें। इलॉजिकल बातें आजकल हर कोई समझ जाता है। अब गांव देहात तो है नहीं कि लोगों को बोल दिया, लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं, समझ नहीं रहे और फैक्ट नहीं। आज सब बच्चों को बताओ, वो भी दिल्ली के अंदर, वैसे ऑल ओवर इंडिया में करा, दिल्ली के अंदर ऐसे ही मैं बताऊं। एक और भी प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे झारखंड से होंगे ना,
उनको पता होगा जिस दिन झारखंड में गवर्नमेंट एग्जाम होता है उस दिन इंटरनेट ही नहीं चलता, वहां बैन कर देते हैं, ना तो वाईफाई चलेगा ना चलेगा, ताकि पेपर लीक ना हो जाए। अरे भाई, तो लीक इसका मतलब आप बच्चे को 1 घंटे पहले पेपर दे दो और वो इधर उधर घूमता रहे, बस इंटरनेट की वजह से लीक ना करे। वो चीजें उन आपके अंदर ये ड्रॉबैक है। ये चीजें देखो, डीओएल का फॉर्मूला क्या था हमारा, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दें। डीओएल क्या कहता था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो हम सीधा फॉर्मूला यहीं लिख रहे हैं, और आपको लगता है कि इसने क्वेश्चन पूछा है तो आप ये इनकम स्टेटमेंट बना के ऐसे भी सॉल्यूशन लिख सकते हो। इनकम स्टेटमेंट पॉइंट नंबर 1 दैट इज डीओएल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखोगे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और फिर यहां पे आप बता दोगे कि कंट्रीब्यूशन हमारा 28 लाख है और डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितना है हमारा 25.5 लाख, और यहां आंसर निकाल दिया 28 डिवाइडेड बाय 25.5 कितने हो गए 1.098। तो यहां पे भी आंसर आ गया 1.098। तो आप ऐसे करिए, और मेरा टारगेट क्या है, मैं इसी फॉर्मेट के अंदर कर दूं, 100% मार्क्स सेम मिलेगा, कोई कम ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो मैं दूसरे का निकाल देता हूं। दूसरे का क्या होगा सर, 24.5 डिवाइडेड बाय 21.5, तो ये आ गया 1.139। 3 पॉइंट तक रख लो, राउंड फिगर ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद क्या है, डीएफएल। डीएफएल का क्या फॉर्मूला है सर, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ईबीआईटी क्या है हमारे पास 25.5, ईबीटी क्या है 11.5, तो ये आ गया 2.217। अब इससे क्या समझ में आ रहा है यार, इसमें इंटरेस्ट का बड़ा फैक्टर है, यानी 1.2 पार्ट हमारा इंटरेस्ट का है। 1 तक फ्री होता तो, और वैसे भी देखो इंटरेस्ट ज्यादा ही था इसमें। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे होते हैं वो थोड़ी ना कि इंटरेस्ट बताओ 25,335 करोड़ रुपए, वो गिनने थोड़ी ना बैठेगा, वो एक क्विक डिसीजंस लेता है। यहां डिसीजन लेगा यार इसको ना पॉइंट ठीक है, फिक्स कॉस्ट ठीक है, 0.1 से तो कम ही है, यार इंटरेस्ट का फैक्टर ज्यादा है, इंटरेस्ट पे काम करो। वो ऐसे फैसले लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आगे चलते हैं वो। इसके बाद अगला क्या निकलेगा, अगला निकलेगा 21.5 डिवाइडेड बाय 20। यहां पे इंटरेस्ट का कम है तो यहां पे देखो 1.075। वो ये सब नहीं देखते सेल वेल, वो तो इस डेटा पे काम करते हैं। यहां पे इंटरेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। और यहां पे कंबाइंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज डीसीएल कैसे निकालोगे, ईबीआईटी सॉरी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। या तो आप सिंपल सा क्या करना 2.217 इंटू में 1.098, कैलकुलेटर तो है ही है, अलाउड भी है, तो 2.434 ये मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को, या आप डायरेक्ट कर लो। वन डायरेक्ट मैं करके दिखा देता हूं, आप घर पे ट्राई भी कर लेना। 24.5 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ गया 1. ये लिख के। अब इसके आंसर लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो मैंने इसी के अंदर निपटा दिया, एक ही फॉर्मेट में निपट गया, एग्जामिनर को बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल समझ में आ गया कि भैया ये स्टेटमेंट करा, इसके बाद फॉर्मूला लिखा और यह सब कर दिया। एक बच्चे लेंदी बनाने के लिए क्या करते हैं, पेज भरने के लिए पहले लिखेंगे वो क्या आर लिमिटेड के तीनों सॉल्व करेंगे, फिर क्या लिखेंगे एस लिमिटेड के तीनों सॉल्व करेंगे, और अल्टीमेटली ये तो बनाना ही पड़ेगा ना आपको, ईबीआईटी तो चाहिए, ईबीटी भी चाहिए, तो ये इनकम स्टेटमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो बेटर मैं कहूंगा कि इस तरीके से आप कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, सवाल समझ में आया? जयान ने पहले ही बता दिया था सारा का सारा आंसर, ओके 700 आओ। रविंदर आप -700 हाउ, 700 तो है ही नहीं, शायद पिछले क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे। यहां तक बताइए किसी का कोई डाउट है तो। अगले सवाल पे देखें, देखो एक और सवाल, क्योंकि देखो इस सवाल के बाद एक होमवर्क के लिए देंगे आपको। यहां भी 2 साल का डेटा है, मैंने कहा था या तो अमाउंट में होगा या यूनिट में होगा या परसेंटेज में हो सकता है, तो अमाउंट वाला देख लिया, ये किसमें हमारा यूनिट में, कि इतने यूनिट सोल्ड किए, तो यूनिट वाला देख लो आप। एक है आसानी, ऐसा नहीं है कि बड़ा मुश्किल सवाल है या बड़े कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स करना होगा। क्लासेस का मैंने स्टार्टिंग का टाइम, इसलिए आपको थोड़ी सी लंबी क्लास लग सकती है आज की, तो मैंने वहां पे सिर्फ स्टार्टिंग टाइम लिखा था टाइम टेबल में, एंडिंग का नहीं लिखा मैंने।
एंडिंग में तो भाई आगे जा सकता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, और आपको भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्लासेस बढ़ जाए तो इसके बाद हमारा क्या था, इनकम स्टेटमेंट। आ जाइए, सीमा लिमिटेड यानी एस लिमिटेड कर देता हूं शॉर्ट में, और लीना लिमिटेड एल लिमिटेड कर देता हूं। सबसे पहले क्या लिख लें हम, सबसे पहले लिख लेते हैं सेल्स। अब यहां पे सेल्स ना यूनिट में दे रखा है, कितने यूनिट है, इसका 8000 यूनिट है और इसका 1,00,000 यूनिट है, 80,000 है, 80,000 इंटू में, और एक का कितना है हमारा 1,00,000, 1,00,000। इसका एक यूनिट का प्राइस 10 रुपए, इसका एक यूनिट का प्राइस 8 रुपए, तो इसको तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 10 से, तो ये आपका सेल आ जाएगा। तो कितने हो गए ये 8,00,000, नहीं हाँ अच्छा 80 10 से ऊपर नीचे हो गया, 80 10 से और ये 8 से, ठीक है, तो ये आ गया 8,00,000, ओ लो ये भी आ गया 8,00,000, दोनों सेम ही आ गए, है ना। इसके बाद आगे क्या दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट भी यूनिट के फॉर्मेट में दे रखा है, तो अब क्या माइनस करोगे यहां से, माइनस वीसी। तो वीसी जब माइनस करोगे आप, तो यहां पे एक फिर से 80,000 से निकालोगे और फिर से 1,00,000 से हिसाब से निकालोगे, तो यहां मल्टीप्लाई करोगे, वीसी का अलग है ये 4 और फिर 3, ये 4 और इंटू 3, तो 8 3.2 लाख और 3,00,000। अब क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बताओ, कंट्रीब्यूशन, यही निकलेगा ना बताओ, हाँ बिल्कुल कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, इसमें से माइनस कर दोगे 4.6 या 8 होगा, 4.8 लाख और इसका 5 लाख। अब क्या माइनस करोगे, अब माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 240, 2.4 और दूसरे साइड में 250, 2.5 लाख। आ जाइए सर, क्या निकल के आया, EBIT, EBIT में देखा जाए तो कितना आ जाएगा 2.4 लाख और 2.5 लाख। ये भी देखो एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये कब आया 2018 में पूछा गया सवाल है। इसके बाद क्या माइनस करें हम, इंटरेस्ट बता दो, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट बताइए सर, एक में 1,20,000 का इंटरेस्ट है और एक में 50,000 का इंटरेस्ट है, 1,20,000 और एक में 50,000। देखो आज की क्लास में ना हमने बिल्कुल भी नहीं समझा है जो इस चैप्टर का कोर थीम है कि कम एफर्ट लगा के ज्यादा प्रॉफिट, वो सब नहीं समझा, आज हमने बस एक सिस्टमेटिक चीजें समझ ली है। अगली क्लास जो होगी ना उसके अंदर बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर में जो मैंने बताई थी पहले बातें वो कैसे इंप्लीमेंट होगी और फिर थ्योरी भी कवर होगा। अभी तो जस्ट आपको एक फॉर्मेट याद हो गया है बस, और लास्ट में पता है जो बच्चे रिवीजन करते हैं ना, मैं बोलता हूँ उसको कि ये कर लो, ये कर को करके आ जाना, बस वो ये कर लेते हैं, करके आते हैं, बोलते बहुत मजा आ गया, पास हो गए, अच्छा हुआ, लेकिन सीखा कुछ भी नहीं उसने। मैं क्लियरली बता रहा हूं, मैं बोलूंगा ये 3 फॉर्मूले ऐसे ऐसे अप्लाई करना, ऐसे ऐसे हो जाएगा, बस वो वही करके आ जाते हैं पेपर में, और नंबर भी आ जाते हैं और पास भी हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाइज चीजें पता ही नहीं चलती कभी उनको कि क्या था, क्यों सीखा है। आ जाइए, अब आएगा EBT 1.2, तो 1.2 लाख आ जाएगा और ये 2 लाख आ जाएगा। अब सिंपल से क्या क्या बोला इसने, भाई तीनों निकालो, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और कंबाइन। तो सबसे पहले क्या निकाल दो, DOL, फिर क्या निकाल दो, DFL, फिर निकाल दो DCL। सर DOL का फॉर्मूला क्या होता है, DOL का फॉर्मूला होता है हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, एग्जामिनर को मजा आ जाएगा कि यहीं पे भाई लिख भी दिया, स्टेटमेंट भी यहीं पे सब कुछ कर दिया, अब क्या चाहिए उसको। तो यहां पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 4.5 4.8 लाख डिवाइडेड बाय 4.2.4, तो ये आधा ही हो गया, 2 आ जाएगा, ठीक है। अगले का कर दो, अगला भी 2 ही आया,
DFL देख लेते हैं, EBIT। और एक बार ना जो रेगुलर कॉलेज के बच्चे अपने प्रोफेसर से डिस्कस कर लेना। क्या सर डिस्कस कर लेंगे? डिस्कस आपको ये कर लेना है कि आपने यहां पे करा है, देखो पिछले सवाल में क्या कमी है मैं बता देता हूं। मैंने सीधा 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 निकाल दिया और ये लिख दिया। अब कुछ प्रोफेसर कुछ टीचर्स ये कह सकते हैं कि भाई तुमने किसको किससे डिवाइड किया ये तो बता ही नहीं रहे, किसको किससे डिवाइड किया ये तो बता ही नहीं रहे। तो ऐसे सिचुएशन में नहीं बता रहे तो फिर हमें ये वाला प्रॉम्प्ट फॉलो कर लेना है और इसके हिसाब से कर लेंगे, जैसे अच्छा लगेगा आप वैसे कर लीजिए। आ जाइए। अब यहां पे 2.4, इसका भी 2 आएगा भाई, और इसका 1.25। अब कंबाइन निकालेंगे तो 4, यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। इसका कितने आ गए? 3.75, 2 इंटू 2.5। ये लो तीनों निकाल दिया। बात आई समझ में? तो पिछला सवाल हमने देखा था कि अगर यूनिट के बेस पे हो, अमाउंट के बेस पे हो तो सिंपल यूनिट, तो कुछ ज्यादा कुछ बदलाव किया नहीं, एग्जामिनर थोड़ी थोड़ी बातें बदलता रहता है। अच्छा अगला सवाल ये है, आप देखिए ये सवाल है, इसके अंदर क्या कहता है? आउटपुट यूनिट दे दिया, अब यहां पे 3 दे दिया, हमने तो 2 देखे थे, तो अब कितने कॉलम ड्रॉ कर लेंगे? 3। यहाँ पे अगेन यूनिट सेल्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इसका मैं अभी बता दूं DFL 1 आएगा। इंटरेस्ट जहां पे नहीं है 1 आएगा, जहां फिक्स कॉस्ट नहीं है तो 1 ही आएगा, तो ये पहले ही पता चल जाता है आपको। तो ये रहेगा आपका किसमें? होमवर्क में। ये किसमें रहेगा? अच्छा और भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, आ जाइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, DCL का फॉर्मूला क्या था? DCL कैसे बनता था? मैंने बताया था कि पहले ले लो ऑपरेटिंग लीवरेज, यानी ऑपरेटिंग लीवरेज DOL इनटू, ये बात करी थी। अब एक बात मैं बताऊं, तो आप अगर मैं आपसे बोलूं ना DOL, तो DOL हो सकता है क्या? DFL डिवाइडेड बाय DCL। आप फॉर्मूला है ना, आप तो देखो थोड़ी बहुत समीकरण वगैरह मैथमेटिक्स के इक्वेशन 6ठी 7वीं में सीखा होगा, हो सकता है। यानी एक और फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया DOL का एक और फॉर्मूला सर? दैट इज DFL डिवाइडेड बाय, तो आप एक मेरे को अपने मन से DFL का फॉर्मूला भी बन सकता है, फिर तो क्या बन सकता है? DOL डिवाइडेड बाय, नहीं DCL डिवाइडेड बाय DOL। जब जो दो चीजों को मल्टीप्लाई करके एक निकाल सकते हो तो उसको डिवाइड करके दूसरा भी तो निकाल सकते हो। कंबाइन लीवरेज का तो पहले ही पता है कि मल्टीप्लाई करके होगा। तो 2 फॉर्मूले, इसको इस तरीके, कई बार एग्जामिनर क्या करेगा ना, आपको DFL दे देगा, DCL दे देगा और बोलेगा DOL निकालो, बोलोगे यहाँ पे तो कुछ डेटा ही नहीं है, तो आप उसमें ऐसे भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। ये सभी फॉर्मूले को मैं एक जगह लिख के दूंगा आपको, उसकी चिंता मत करना, कल अपलोड हो जाएगा आपके फोल्डर में सारे के सारे फॉर्मूले चार्ट के साथ आपका। अभी मैंने समझाया वैसे वैसे आप देखते जाओगे। आप अगर इसको देखना चाहते हो किस तरीके से प्रैक्टिस करें, किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, आप देखो यहीं पे मैं बता सकता हूं। मैंने क्या बोला, मैं प्रूव भी कर देता हूं, चलो। DCL इज इक्वल टू DOL इनटू में DFL, यही बताया। और मैंने बोला भाई DOL आप पता है कैसे निकालेंगे? DCL में डिवाइड कर देंगे DFL। तो आप देखो हम इसी फॉर्मूले को, DCL क्या है भाई? DCL यहां पे हमारे इस क्वेश्चन में 4 है, और DFL क्या है भाई? DFL 2 है, तो आंसर क्या आ गया? और 2 ही तो था DOL। तो आप हर लेवल पे अपने आप को इसको टेस्ट भी कर सकते हो। तो आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते। और एक क्वेश्चन सवाल दे दिया, और रहा बिजनेस मैथ्स का। बिजनेस मैथ्स जो बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। एक क्लास हो गई है ना शायद बिजनेस मैथ्स की, इंट्रोडक्शन की क्लास हो गई है, और उनकी क्लासेस
ऑनगोइंग चल रही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई टेंशन वाली भी बात नहीं है। इसके बाद कुछ बच्चों की बिजनेस, आज किसकी क्लास थी? स्टैट्स की थी ना, कितने बजे? 8:15। अरे मेरी क्लास लंबी हो गई, उस टाइम को थोड़ा सा मैं चेंज कराऊंगा क्योंकि फिर वो क्लैश हो जाएगी, मेरी क्लास आगे जाएगी तो फिर मेरी क्लास वाले बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा रह जाएगा। तो बाकी लाइव वाले में देख लेना वो चीज है ना, आ जाइए। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगली क्लास के अंदर टू डू फर्दर हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जल्दी से बता जाइए, किसी का कोई डाउट, परेशानी, कोई समस्या तो बताइए।